चुका था संजीव माहेश्वरी को ढूंढने। उसने उस नंबर को ट्रेस करवाने की बेहद कोशिश की जिससे उसे कॉल आया था, लेकिन विकी इतना बेवकूफ नहीं था। वो वीपीएन का इस्तेमाल करता था जिससे लोकेशन को स्पूफ कर सके। इसलिए राकेश कदम ने सबसे पहले डेटा सेंटर फोन लगाया जो दादर के बड़े ऑफिस में मौजूद था। असल में वहां मुंबई में हुए हर केस की फाइल थी। मुंबई शुरू से ही अंग्रेजों का भी मनपसंदीदा शहर रहा है, तो उन्होंने उस ऑफिस को अपने जमाने में ही डॉक्यूमेंट सेंटर बना दिया था। आज भी हर केस की फाइल की हार्ड कॉपी वहां जाती है और वहां राकेश का एक खास आदमी काम करता था जिसका नाम था मुकुंद। हे मुकुंद, कैसा है रे तू? ठीक हूँ कदम भाई, इतने दिनों बाद अचानक कैसे याद आ गई? अरे ताने देना बंद कर। फिलहाल मुझे पिछले 5 साल में किसी भी संजीव माहेश्वरी की फाइल निकाल के दे, कुछ भी कर, लेकिन मुझे ये आज शाम तक चाहिए। तब तक मैं घाटकोपर पर जा रहा हूँ, वहीं से साकीनाका निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे ड्रग्स से जुड़े हुए काम वहीं की गलियों से आसानी से किए जा सकते हैं। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करूंगा भाई। कोशिश नहीं, तो मुझे पक्का ही बोलना। अभी फोन रखता हूँ। तभी कदम के फोन पर एक फेक मेल आईडी से एक स्कैन्ड पीडीएफ आया जिसमें संजीव की साइड प्रोफाइल बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही थी। उसमें संजीव की दाढ़ी साफ नजर आ रही थी जो सीधी ना आके बड़ी ही घुंघराली आती थी। ये देखकर कदम थोड़ा और चौकन्ना हो गया और मुकुंद को वापस फोन लगा के सारी डिटेल दी। अब कदम को लग रहा था कि वो संजीव माहेश्वरी को पकड़ लेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दूसरी तरफ संजीव ने अपने आप को क्लीन शेव करके चेहरे की पुताई कर ली थी। साथ में जाधव का भी हुलिया बदल दिया गया था। कदम जैसे जैसे साकीनाका की गलियों में इस नाम के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, वैसे वैसे वो साकीनाका से कुर्ला की गलियों में आ पहुंचा था। इतना ही नहीं, बल्कि विकी खुद भी जानता था कि कदम का पहला निशाना साकीनाका ही होगा, क्योंकि वहीं से ऐसे सारे धंधों और क्रिमिनल्स का ओरिजिन होता है। विकी के पास कदम के फोन की फिलहाल लोकेशन भी थी, क्योंकि जिस मेल में मौजूद फाइल को कदम ने डाउनलोड किया था उसी से अटैच्ड एक वॉर्म भी उसके मोबाइल सिस्टम में घुस गया था, जिसकी वजह से उसकी लाइव लोकेशन विकी को शेयर हो रही थी। सत्तू, जैसे ही अपनी गलियों के आसपास पहुंचे, इसी मेल के थ्रेड पे इसे लोकेशन का लिंक भेज दियो। आज संजीव अंदर और अपन उस मोहल्ले पे फिर राज करेंगे, राज। सत्तू ने ठीक वैसा ही किया जैसा विकी ने उसे कहा था, और कदम जैसे ही कुर्ला की गलियों में पहुंचा उसे एक पिंड लोकेशन रिसीव हुई। कदम ने जैसे ही वो खोला वो तुरंत वहां पहुंच गया, क्योंकि वो आसपास ही था। लेकिन कदम की ये लोकेशन जब एंड हुई तो वो एक दुकान थी जिस पर विष्णु और देव दोनों बैठे लूडो खेल रहे थे। ए बच्चों, दोनों के दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर के 2 बजे हैं, स्कूल नहीं जाना? नहीं नहीं साहब, हम ये दुकान संभालते हैं। अच्छा, कब से है ये दुकान इधर? बहुत वक्त हो गया साहब, 3-4 साल शायद। शायद मतलब दुकान तुम्हारी नहीं है? विष्णु ये सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि कदम ने शरीर पर फिलहाल पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। हालांकि उसकी हैसियत अब एक पुलिस वाले की नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि वो इस वर्दी का इस्तेमाल कर किसी को डरा धमका सकता था और कुछ भी उगलवा सकता था। फिलहाल कदम यही कर रहा था। बोलो, दोनों चुप क्यों हो? असल में ये हमारे चचा की पुश्तैनी दुकान है साहब। हमने तो अभी 1 महीने से बैठना शुरू किया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं चाचा? गांव में। ये सब छोड़ो, इस दुकान पर तुम बैठे हो तो इस मोहल्ले के बारे में भी जानते होंगे। ये बताओ, इस इंसान को देखा है कहीं? कदम फिलहाल विष्णु से बात कर रहा था और साइड में बैठा देव अपनी ही मस्ती में मग्न था, क्योंकि विष्णु ने उसे समझाया था कि जब भी कोई पुलिस वाला इस तरह से आए तो उसे काम में मगन हो जाना है। ये साहब, ये तो नहीं देखा। तभी विष्णु के पीछे से देव पानी की बोतल उठाने के लिए आगे आया और फोन में झांक कर बोला, अरे अपने संजीव भाई की दाढ़ी क्या मस्त आती है विष्णु। जैसे ही कदम ने संजीव का नाम सुना उसका शक यकीन में बदल गया कि यही 2 लड़के हैं जो उसे इस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देव के मुंह से ये निकलते ही विष्णु ने अपने सर पर हाथ रख लिया, मानो वो अंदर ही अंदर देव को उसके ओवर कॉन्फिडेंस के लिए गाली दे रहा हो। इतने में विष्णु कुछ रिएक्शन दे पाता, कदम ने उसे उसकी गर्दन से ही पकड़ लिया। क्या बोला बे? संजीव भाई? कौन संजीव भाई? हाँ, कौन है ये? विष्णु एकदम से डर गया
पर उसका गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उधर देव ये बोलकर वापस दुकान में इधर उधर माल की सफाई करने में लग गया, क्योंकि विष्णु ने उसे यही बताया था कि उसे काम में मगन रहना चाहिए। इसलिए उसने विष्णु पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसकी नजर घूमी तो उसने भी कदम को विष्णु की गर्दन पकड़े हुए देखा। अरे सर, मेरे भाई की गर्दन क्यों पकड़ रहे हो सर? कदम ने जैसे ही देव को ये बोलते देखा तो अपने दूसरे खाली हाथ से उसकी गर्दन भी पकड़ ली। तू भी इधर आ और बताइए संजीव भाई कौन है तेरे, नहीं तो यहीं पे दोनों की ऐसी हालत करूंगा ना कि बेहोश हो जाएगा, फिर जेल ले जाकर बर्फ पे लिटा के मारूंगा। बताओ। विष्णु और देव के पैर कांपने लगे थे, क्योंकि वो दोनों अभी बच्चे ही थे और इसी चीज का फायदा कदम उठा रहा था। अगर बता दोगे तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, अगर कुछ भी नहीं बताना तो सिर्फ एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। विष्णु और देव दोनों ने अपनी उंगली का इशारा सामने वाली गली की तरफ किया, जहां फिलहाल संजीव और जाधव मौजूद थे। वो दोनों विकी को मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विष्णु और देव ने उनका खुलासा इंस्पेक्टर कदम के सामने कर दिया था। कदम ने जैसे ही उन दोनों की उंगली का इशारा समझा, वो सीधा उस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, जो असल में जाधव की चौल थी। कदम ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर तक किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इससे उसका शक यकीन में बदल रहा था और वो और भी तेज दरवाजा पीटने लगा। तभी पीछे से सूट सलवार पहने एक मर्द रूपी औरत आई और उसने कदम के कंधों को छुआ। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? दरवाजा पीटने से अगर घर के अंदर लोग पैदा हो जाते तो मैं ये दरवाजा पिछले 10 साल से लगातार पीट रही होती। कदम जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे एक हिजड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने अपने पूरे चेहरे पर ढेर सारा मेकअप और चटक हरे रंग का सूट और मैचिंग सलवार डाली थी। उसके पीछे साथ में एक छोटू टाइप लड़का भी था, जिसके बाल चपटे हुए थे और वो उस हिजड़े को दीदी दीदी करके बुला रहा था। दीदी प्लीज मुझे मूवी देखने ले चलो ना प्लीज, आपने पहले भी मुझे प्रॉमिस किया था। बोला था मजनू, अभी 1 महीना नो मूवी, मुझे कुछ नहीं देखना, बस ढूंढना है। कदम ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया और उसने उस हिजड़े को पीछे धक्का दिया। तू कौन है बे? और यहाँ कोई संजीव माहेश्वरी रहता है, कहाँ है वो? हाँ, संजीव का नाम बिना जी लगाए मत लो, जानते भी हो कितने महान व्यक्ति हैं वो। मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। क्यों, तुम कौन लगती हो उनकी? प्रेमिका, माशूका या मोहब्बत, जो कहना आप कह लीजिए, लेकिन अभी सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि वो शायद कभी ना लौटे। कहाँ गया है संजीव? लास्ट बार कहाँ देखा था? अपनी बाहों में। ये बोलकर वो हिजड़ा कदम के करीब आ गया और उसके चेले ने अपना मुंह फेर लिया। कदम को ये सब देखकर अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। पहले तो तुम मुझसे दूर रहो और ये बताओ कि अगर अंदर कोई नहीं है तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे है? वो खिड़की से भागे, इसलिए थोड़े स्टूपिड हो क्या आप? कदम ने जैसे ही ये सुना वो उस चौल से चला गया और सीधा उस दुकान पर वापस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देव और विष्णु के कान फिर से पकड़ लिए। झूठ बोलते हो मुझसे, कहाँ है संजीव? वहाँ एक हिजड़ा कह रहा है कि संजीव तो 10 दिन पहले भाग गया। क्या क्या कह रहे हैं सर आप? मेरे चाचा भाग गए? हे भगवान! देव दुकान बंद कर, उन्हें ढूंढने चलते हैं। विष्णु अपना कान कदम के हाथों से छुड़वाकर सीधा उस चौल की तरफ भाग गया और देव ने भी दुकान बंद कर दी। ये सब कदम को फिल्म के किसी सीन की तरह लग रहा था। उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया, क्योंकि उसे अब सारा शक मेल पर ही हो रहा था। शायद ये सब उसके साथ एक स्कैम हुआ था और उसे झूठ बोला गया था ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन कदम चाहता था कि वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को वेस्ट न जाने दे। दूसरी तरफ उस हिजड़े व्यक्ति ने अपनी विग को अलग किया और जाधव के हाथ पर ताली दी। वाह संजीव भाई, आप ये सब एक्टिंग भी इस उम्र में इतनी अच्छी कर लेते हो। मानना पड़ेगा। मैं जानता था कि विकी जरूर किसी ना किसी को तो पीछे भेजेगा जाधव, इसलिए हमें अब अपनी पहचान यही रखनी होगी ताकि हम बच सके और चुप के रह सके। खुलेआम संजीव और जाधव बनकर घूमना अब खतरे से खाली नहीं है और ये एरिया भी हमें खाली करना होगा, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह। असल में संजीव ने पहले ही ये सब भांप लिया था,
और उसने दुकान पर अलार्म बटन लगाया था जिसे देव ने दबा दिया था और उस तक ये सारी खबर पहुंच गई थी। इतने में ही उसने हिजड़े बनने की एक्टिंग की और कदम को ऐसा महसूस करवाया कि उसके साथ प्रैंक हुआ है। विष्णु और देव भी ये समझ गए थे और उन्होंने संजीव के इस प्लान में उसका साथ दिया। फिलहाल जाधव और संजीव विकी के बारे में सोच रहे थे। विकी सोच रहा था कि अब तक तो संजीव पकड़ा जा चुका होगा, इसलिए उसने फाइनली कदम को फोन लगा। लेकिन कदम ने अननोन नंबर से ये फोन नहीं उठाया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शायद फिर से एक प्रैंक हो सकता है। लेकिन कदम कुर्ला की उन गलियों से निकलकर सीधा कोलाबा हेडक्वार्टर्स पहुंच गया था। पर ऐसा उसने क्यों किया जब उसे डीजीपी गुप्ता ने निकाल दिया था? ये तो वक्त और अगला एपिसोड ही आपको बता पाएंगे। इधर विकी इंतजार में था कि कदम उसे फोन करके शुक्रिया करेगा और संजीव की खबर अखबार में देखकर वो बेहद खुश होगा। लेकिन कदम फिलहाल पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर था और उसे अंदर डीजीपी गुप्ता से मिलना था। फिलहाल उसे डीजीपी गुप्ता की कही हुई बात याद आ गई थी जब उसने ऑफिस को छोड़ा था। अगर तुम्हें ठीक लगे तो यश का असिस्टेंट बनकर काम कर सकते हो। मैं कैसे न कैसे करके विजय सर को मना लूंगा। अंदर से कदम को भी अपना प्लान क्लियर नहीं था, लेकिन फिलहाल वो इस हेडक्वार्टर में अपना कांस्टेंट एक्सेस चाहता था ताकि चीजों को ट्रैक करके ड्रग के रैकेट को बस्ट कर सके। फर्नांडिस और गायकवाड़ दोनों कदम को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पीछे छोड़कर कदम इस तरह से तो कभी ऑफिस नहीं आता। वो दोनों कदम से बात करने आना चाहते थे लेकिन डीजीपी को देखकर रुक गए। अरे कदम, तुम इन गलियों में फिर से आ गए। वेलकम वेलकम। डीजीपी गुप्ता के पीछे अपना सीना ताने इंस्पेक्टर यश भी वहीं खड़ा था और तभी डीजीपी ने कदम को अपने केबिन में बुलाया। असल में डीजीपी का खुद का केबिन नहीं था तो उसने यश के केबिन में ही कदम को बुला लिया। कदम जब वहां घुसा तो उसे फ्लैशबैक्स आने लगे। वो देखने लगा कि जिस तरह से वो अपने केबिन को रखता था अब वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखा। चीजें इधर से उधर थीं और पूरी टेबल पर भुजिया और बिस्किट का कचूमर बिखरा हुआ था। इंस्पेक्टर यश अपनी कुर्सी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, ये सबको मालूम था। लेकिन हायर मैनेजमेंट की नजर में उसने श्रेयस राजपूत को पकड़कर एक बोल्ड मूव लिया था जिस वजह से उसे शाबाशी मिल रही थी। फिलहाल गुप्ता ने यश को बाहर रहने को कहा जिससे उसका मुंह बन गया और कदम को लेकर अंदर चला गया। यहाँ क्यों आए हो कदम? जो मैंने तुम्हें जाते हुए बोला था वही वजह है क्या? हाँ सर, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। किसी ने मुझे एक अननोन नंबर से कॉल किया और किसी संजीव माहेश्वरी का नाम लिया। एक सेकंड, क्या नाम बोला तुमने? वापस रिपीट करना जरा। संजीव माहेश्वरी। ये तो सुना सुना सा नाम है। शायद ऐसे ही किसी नाम का आदमी 2-3 साल पहले से यहाँ ड्रग का धंधा करता है। लेकिन ये नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो माल को अंधेरी स्टेशन पर बेचते हुए पकड़ा गया था। हिम्मत थी उसमें भी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया कोई अता पता नहीं है। अब तो शायद मुंबई में ही नहीं है। वही सर, मैंने रिकॉर्ड्स निकलवाए और जिस इंसान ने उसका नाम बताया उसी की भेजी हुई लोकेशन पर मैं गया भी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं मिला। लग रहा था जैसे प्रैंक है। लेकिन सर, मुझे सही में लगता है कि अभी हमें वापस से उस ईस्टर्न बेल्ट पर मिले नामों पर थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है कदम, लेकिन यश का असिस्टेंट बनकर ये सब तुम करोगे कैसे? तुमने देख लिया होगा ना कि वो कितने बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहा है और इससे विजय सर बहुत खुश हैं। उन्हें तो ये इंडस्ट्री शुरू से ही नहीं पसंद और उनका भी मानना है कि इन्हीं लोगों की वजह से आम जनता में ड्रग्स का चलन बढ़ता है। सारी जड़ वहीं से है सर। वो चीज ठीक है, लेकिन आप यकीन करिए मेरा, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे मैसेज और कॉल्स किए हैं उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करता हूँ तो वो भी ईस्टर्न बेल्ट का ही आ रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? आखिर ये करोगे कैसे? आप बस मुझे असिस्टेंट की पोजीशन वापस कीजिए। कैसे करूंगा ये मैं आपको एक हफ्ते में बता दूंगा। ये बोलकर कदम ने चमक भरी आंखों से गुप्ता को देखा और गुप्ता का भी गुस्सा ठंडा हो चुका था। यश के आने के बाद से उस पर भी इतना प्रेशर नहीं था और इसी वजह से उसने कदम को असिस्टेंट की पोजीशन वापस दे दी। वो सब ठीक है कदम, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी ऐसा मत करना जिससे रिजल्ट्स ना प्रोड्यूस हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर से विजय सर को गुस्सा आएगा और वो पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे।
पिछले साल तुम्हारे साथ फर्नांडिस की भी नौकरी जाने वाली थी। मैंने विजय को रोक लिया और किसी तरह से मना लिया। तुम्हें तो पता ही है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ से पगार रुक जाएगी तो कैसे पालेगा अपने बच्चे और इतने बड़े परिवार को। कदम को जब ये बात पता चली तो उसे रियलाइज हुआ कि इस केस के चक्कर में वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके दिमाग में पूरा प्लान था और इसके लिए सबसे पहले उसे केबिन के बाहर से झांक रहे यश को यहां से हटाना था, क्योंकि यश ही था जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था। ठीक है गुप्ता सर, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ये बोलकर कदम ने अपनी टोपी फिर से अपने सर पर पहनी और गुप्ता ने यश को इन्फॉर्म कर दिया कि आज से कदम उसके असिस्टेंट की तरह काम करेगा। ये सुनकर यश के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई और अंदर से वो भी बहुत कुछ सोच रहा था। इधर गुप्ता ऑफिस से निकला तो कदम वहीं केबिन में बैठा रहा। तभी यश ने एंट्री ली और अपनी मेन कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गया। असिस्टेंट कदम, एक तो आप बाहर एएसआई और सब्स के साथ बैठिए। सब्स से उसका मतलब था सब इंस्पेक्टर, और ये बोलते हुए उसके तेवर काफी आलीशान लग रहे थे। दूसरा, मेरे लिए एक और चाय देते जाना टेबल पर, तब तक मैं एक झपकी ले लूं। और हाँ, बहुत काम बाकी है, तो श्रेयस राजपूत के केस से जुड़ी जितनी फाइल्स हैं सभी को चेक कर लो ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। बाकी कोई काम है नहीं तुम्हारा यहाँ। कदम सामने पड़ी कुर्सी से उठा और धीरे से मुस्कुराया। यस सर। वो कहते हैं ना कि तुम्हें जो जैसा ट्रीट करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। जितना उतारू होकर यश ने ये सब कदम को बोला था, उस हिसाब से कदम का रिएक्शन एक मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए थी, और यही देखकर यश अंदर से चिढ़ गया। कदम की हंसी बहुत कुछ बयान कर रही थी। यस सर, व्हाई नॉट। ये बोलकर कदम बाहर की ओर चल दिया ताकि अपने काम पूरा कर सके। दूसरी तरफ विकी इंतजार में ही बैठा रह गया, लेकिन कदम का कोई फोन नहीं आया। जब कदम को उसने कॉल लगाने की कोशिश की तो कदम ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्तू भी उसी के साथ बैठा हुआ था और विकी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। विकी भाई, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं सत्तू, परेशान बस इसलिए हूं क्योंकि कदम ने कोई फोन नहीं किया। जरूर संजीव कुछ करने की प्लानिंग में है, शायद वो उसे नहीं पकड़ पाए। तू कहता है तो मैं जाके देख के आऊं उन गलियों में? तो पागल है क्या? उन्हें अब तक तो पक्का यकीन हो गया होगा कि हम दोनों साथ में हैं, और ये भी कि तू मेरे साथ काम कर रहा है, इसलिए तू यहीं रुक। लेकिन शायद मुझे निकलना होगा। निकलना होगा? लेकिन कहाँ? मुझे एक बार उन खेतों में जाकर देखना है कि ये माल कहाँ से आ रहा है। माल कहाँ से आ रहा है इसका क्या मतलब? हमें मिल रहा है ना, बिलावल हमें दे तो रहा है सारा माल, वो जान के हम क्या करेंगे? नहीं सत्तू, जो चीजें तुझे दिखाई नहीं दे रही है वो मुझे दिख रही है। अभी तक मेरा प्लान संजीव को बर्बाद करने का था, लेकिन संजीव का भी तो कुछ प्लान होगा ना। उस दिन जो उसके सीक्रेट कंप्यूटर पे मैंने फाइल्स देखी थी, उससे तो यही शक हुआ था कि वो खुद भी बहुत बड़ी किसी चीज पर काम कर रहा था, और उसे शक था कि मैं अगर रहूंगा तो सवाल जवाब करूंगा। इसलिए उसने जादव, जो उसका खास चेला है, उससे चुना, क्योंकि वो उनसे कभी सवाल जवाब नहीं करेगा, और साथ में तुझे रखा ताकि वो तुझे पूछने ना दे। लेकिन वो कंप्यूटर, वो काल कोठरी, वो सब उस दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है। तो इसमें तू क्या करने वाला है, और क्या पता लगाना है तुझे, और कैसे लगाएगा? सवाल तो मेरे भी यही हैं और जवाब भी कोई नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा जो छुपा हुआ है, और इसके लिए मुझे वहां जाना होगा जहां से ये माल आता है, तभी कोई सुराग मिल पाएगा। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब जो तू कर रहा है ये किसी को पता कैसे नहीं चल रहा है। इतने छोटे से वक्त में इतना बड़ा धंधा कर लेना, और वो भी किसी से छीन कर। मार्केट में ऐसे कभी भी नया इंसान आता है तो फटता जरूर है। जो काम संजीव भाई ने 3 साल में किया, उसके लिए तुझे 3 दिन ही लगे। विकी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर वो भी ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे खुद भी अब अंदर से महसूस होने लगा था कि शायद दुनिया की कोई ताकत उससे ये सब करवा रही है, और इतना ही नहीं बल्कि उसे बचा भी रही है। विकी ने लेकिन सत्तू के इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात पलट दी। तू मुझे ये बता, मेरी गैर मौजूदगी में तू धंधा संभाल पाएगा ना? मतलब मुझे क्या करना होगा? जो मैं कर रहा हूँ, देख तो रहा ही है। जिन लोगों का पाइपलाइन बनाया है उन्हीं के हाथ में सप्लाई रख, और कुछ भी अलग करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कर तो लूंगा, लेकिन तूने बिलावल भाई से पूछा कि माल इतना कम क्यों आ रहा है? सत्तू ये बोलकर उस वेयर हाउस में उठा
और सीधा पानी पीने चला गया जहां विकी का फोन पड़ा हुआ था। अरे ये किसी पूजा का फोन आ रहा है विक्की, देख ले एक बार, 25 मिस कॉल्स हैं। और एक सेकंड, ये पूजा कौन है? विक्की क्या चल रहा है? विकी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से बात बदल दी। माल तो कम आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उसमें मत फंस जाना। विकी ये सब सत्तू को समझा तो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि फिलहाल उसके ऊपर बीटा का हाथ था, जिसने अल्फा को मुंबई भेजा था ताकि विकी को प्रोटेक्शन मिल सके। नहीं फंसूंगा यार, तू फोन देख और मुझ पर शक करना बंद कर। शक नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। विकी ने तभी चुपके से फोन उठा लिया और पूजा के इतने सारे फोन देखकर उसे चिंता होने लगी। ये वही लड़की थी जो उसे एक फ्लैट में गांजा फूंकते हुए मिली थी। एक रात उसके साथ सोने के बाद विकी में इतना आक्रोश आ गया था कि वो वापस कभी उससे मिला ही नहीं। हालांकि पूजा ने बहुत बार विकी को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और अभी भी विकी ने ठीक वैसा ही किया। कॉल का जवाब ना देकर फोन को जेब में डाल लिया। विकी के अंदर की जिज्ञासा अब बढ़ती जा रही थी। संजीव से धंधा छीनने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो इस गेम में सबसे बड़ा बन जाए और उसके आसपास कोई भी ना हो। असल वजह ओडिशा और छत्तीसगढ़ जाने की वही थी। जैसे ही बिलावल अगली शिपमेंट लेकर आने वाला था, विकी को उसके साथ बैठकर निकलना था और सत्तू ने भी खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर लिया था कि विकी के बिना अब वो धंधा आखिर कैसे संभालेगा। दूसरी तरफ यश ने नितिन मांजरेकर, बॉलीवुड के एक और बड़े स्टार को पकड़ने की तैयारी कर ली थी ताकि वो दूसरी बार फिर से वाहवाही बटोर सके। विकी ने अपना बस्ता पैक किया और सत्तू को छोड़ के बिलावल के साथ ट्रक में बैठ गया। अब की बार का माल थोड़ा कम आया था, लेकिन विकी को माल की चिंता से ज्यादा अभी जहां जा रहा था वहां की थी। उसने एक लिस्ट बनाई थी ताकि वो ठीक से इस पूरे मामले की जांच कर सके। अब तक वो संजीव को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन अभी उसे ठीक से चीजों का पता लगाना था। बिलावल के साथ बैठा हुआ वो ट्रक के शीशे से सामने सड़क को घूर रहा था और अपने ख्यालों में गुम था। विकी भाई! बिलावल लगातार विकी को आवाज लगाए जा रहा था, लेकिन ट्रक के इंजन की आवाज में खोया विकी अभी और चीजों में मगन था। लेकिन साथ में विकी की पॉकेट में उसका फोन भी वाइब्रेट कर रहा था। विकी ने बिलावल की आवाज और उस वाइब्रेशन को अपनी थाइज पर एक साथ महसूस किया और आंखों को 4-5 बार झपका। हाँ बिलावल भाई, बोलो। क्या हो गया भाई? इस तरह से आपको मैंने कभी देखा ही नहीं। संजीव भाई के बारे में सोच रहे हो क्या? वो उसके बारे में सोचे मेरे दुश्मन। उसके कॉल्स आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे। तो तुमने उठाए? अरे नहीं भाई, जिससे धंधाई नहीं करना उससे बात करके क्या करूंगा मैं। और कॉल से याद आया, आपका फोन बार बार बज रहा है। वो मैं देखता हूँ, लेकिन ये बताओ कि पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? गाड़ी खाली है तो ऐसे लगा लो कि 18 घंटे। बीच में 2 जगह रुक के थोड़ा खा लेंगे और कल सुबह या दोपहर तक गाड़ी पहुंच जाएगी। और माल कम क्यों आ रहा है, कुछ पता है क्या? विकी भाई, मेरा काम है पहुंचाना। लोडिंग अनलोडिंग मेरे आदमी लोग करते हैं। जितना वो भरते हैं उतना मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। बाकी अभी आप जा ही रहे हो तो आपको किसान लोग ही ठीक से बता पाएंगे। मुझे भी यही जानना है, ये सारा माल मुंबई में ही आता है या कहीं और भी जाता है? बिलावल ये सवाल सुनकर चुप हो गया था। वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसके और भी ट्रक्स थे जो इस माल को जगह जगह पर सप्लाई करते थे और बिलावल को पैसा भी उन किसानों से आता था जिनके यहां से वो माल लेके आगे भेजता था। ये धंधा बड़े ही अलग तरीके से चलता था। डिस्ट्रीब्यूटर का काम सिर्फ माल को फैलाने का था, बाकी उगाने से लेकर इधर उधर करने की जिम्मेदारी सब किसानों की थी। ताज्जुब की बात यह थी कि किसानों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था कि वो ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रख रहे थे। बिलावल का सामने से कोई जवाब न आने के बाद विकी का ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया, जिस पर बार बार पूजा का ही कॉल आ रहा था। लेकिन विकी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक की सीट पर आंख बंद करके बलीगुड़ा आने का इंतजार करने लगा। बिलावल का ट्रक का अड्डा भी उस गांव से अलग था, इसलिए उसे डर भी नहीं था
कि विकी को उसके बारे में कुछ पता चलेगा। रास्ता धीरे धीरे तय हो रहा था और इधर सत्तू भी माल को उन सारे लोकल वेंडर्स के पास पहुंचा रहा था जिनकी विकी ने लिस्ट दी थी। वो बड़े ही ध्यान से सब कुछ कर रहा था, लेकिन साथ में अकेले उसे डर भी लग रहा था। उस गोदाम में ही गद्दा डालने के बाद सत्तू ने वहीं सोने का प्लान किया ताकि वो ना ही यहाँ से बाहर जाए और ना ही उसके पकड़े जाने के चांसेस हों। उधर कदम भी वैसे वैसे कर रहा था जैसा यश कह रहा था, क्योंकि यश का प्लान उसे अच्छी तरह से पता था। अगला टारगेट था मांजरेकर, अगला बॉलीवुड सुपरस्टार, और इसीलिए यश खुद को प्रिपेयर कर रहा था। जब वो अपने टारगेट को पकड़ने जाता था तो अकेले ही जाता था ताकि जो तारीफ हो वो कहीं बट न जाए। फिलहाल यश अपने केबिन से बाहर निकला और कदम को गायकवाड़ और फर्नांडिस के साथ बैठे हुए देखा। बस इन दोनों की वजह से ही तुम मेरे असिस्टेंट हो। आज काम पे ध्यान तो देते नहीं हो और बस भरत मिलाप करवा लो। ये बोलकर उसने एक तीखी सी स्माइल दी और सीधा हेडक्वार्टर से बाहर जाकर जीप में बैठ गया। वहां गायकवाड़ और फर्नांडिस गुस्से में अपनी कुर्सियों से उठे, लेकिन कदम ने उन्हें शांत करवा के बैठा दिया। चिंता मत करो, पुलिस की गाड़ी एक हमारे पास भी है। भले ही उसकी गाड़ी ज्यादा सुंदर और लाल बत्ती वाली है, लेकिन हमारी जीप ही काफी रहेगी अपना प्लान पूरा करने के लिए। ये बोलकर कदम के साथ गायकवाड़ और फर्नांडिस भी निकल गए और गाड़ी में बैठकर हथकड़ियां भी अपने साथ ले लिया। उधर विकी की आंख एक झटके से खुली, क्योंकि जहां बिलावल ने गाड़ी को लगाया था वहां बहुत गंदा रोड था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी और झटके से अब विकी की भी आंख खुल गई थी। उसका भी पेट गुड़गुड़ करने लगा था और वो भी ट्रक से उतरकर खाने की टेबल पर बैठ गया। करीब 8 घंटे बाद बलीगुड़ा में ट्रक एंटर कर गया था और विकी अभी भी अपनी नींद पूरी कर रहा था। विकी जानता था कि गांव पहुंचते ही बहुत काम आने वाला है, इसलिए इतने दिन से वो थका हुआ था। उसे मिटा रहा था ताकि आगे आने वाले दिनों के लिए ताकत इकट्ठी कर सके। विकी भाई, आप जल्दी उतर जाओ अब, क्योंकि आपके चक्कर में मुझे नींद आ रही है। शुरू के 10 मिनट के बाद से बस आप सो ही रहे हो। ये बोलकर बिलावल ने विकी को जोर से हिलाया और विकी ने धीरे से आंख खोली तो देखा कि ट्रक फिलहाल एक कच्ची सड़क के बाहर सिंगल लेन पर खड़ा था। ये जो आप कच्चा रास्ता देख रहे हैं ना, यही है बलीगुड़ा की सड़क। सीधा जाइए और 200 मीटर पर गांव आ जाएगा। विकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो वो कच्ची सड़क के आगे देख रहा था वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और कुछ तो बनी हुई सुंदर कोठियां भी थी। एक से एक गाड़ियां खड़ी थीं। वो ठीक वही सब देख रहा था जो कदम ने कुछ दिनों पहले देखा था। विकी ट्रक से तुरंत उतर गया और उसने अपने कदम अंदर रखे। फिलहाल सुबह के 10 बजे थे और अगला दिन पूरी तरह निकल चुका था। गांव में से कोई कार बाहर जा रही थी तो कोई अंदर आ रही थी। पैदल घूमते हुए लोग बहुत कम ही दिख रहे थे, लेकिन विकी जो देखना चाह रहा था वो थे गांजे के पौधे। ये गांव ड्रग्स की सप्लाई और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा फेमस था और थोड़ा अंदर जाने के बाद विकी ने देखा कि वहां वही पेड़ थे जो वो देखना चाहता था। पेड़ पर उग रहे गांजे को देखते ही वो पहचान गया था कि ये वही माल है जो संजीव के पास आता था और फिलहाल उसके पास भी आ रहा है। बस ये माल अभी गीला था और विकी के पास जो माल आता था वो सूखा हुआ रहता था। यानी ये लोग माल को सुखाते हैं। जिस तरीके से ये सप्लाई करते हैं उससे तो लगता है कि कोई तेज तरीके से ही ये करते होंगे, लेकिन ऐसा आखिर होगा कैसे? पेड़ पर लगे रहते हुए सूखने का इंतजार करेंगे तो कई दिन बीत जाएंगे। ये सोचकर विकी आगे बढ़ा और थोड़ा गांव को देखा। वहां उसे मोहंती नाम का किसान मिला जिसे वो जानता था और विकी ने उसे फोन पर पहले ही बता दिया था कि वो आ रहा है। कैसे आना हुआ विकी? यहाँ क्या माल की चेकिंग करने आए हो? नहीं मोहंती भाई, देखने आया हूँ कि माल की सप्लाई कम कैसे हो गई आखिर। अरे आओ, आपको गांव घुमाते हैं। माल की फिक्र मत करो, आज है और कल नहीं। मोहंती विकी को लेकर गांव के एक टूर पर निकल गया और फिर अपने घर पहुंच गया। वहां उसने विकी को अपने हॉल में बिठा दिया। घर का साइज और अंदर का डेकोर बेहद आलीशान था। विकी को लग रहा था कि ये मुंबई में मौजूद किसी बहुत अमीर आदमी का घर है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहंती इतना अमीर है। तभी मोहंती के फोन पर एक कॉल आया और वो दौड़कर विकी के पास आया। विकी, मैं 5 मिनट में आया। तू रसोई से पानी ले लेना और जो चाहिए खा लेना। बीवी मायके गई है। ये बोलकर मोहंती बाहर गांव की तरफ भाग गया और विकी घर में इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से परिवार के लिए आखिर 3 मंजिला घर क्यों।
इसलिए विकी ने वो सीढ़ियां ली जो ऊपर की तरफ जाती थी। ऊपर पहुंचकर विकी ने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जो नीचे वाले फ्लोर से भी आलीशान है। लेकिन जब उसने वहां प्लास्टिक की शीट्स बिछी हुई देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा पास जाकर विकी को पता चला कि वहां हर जगह शीट पर गांजा था, और जब उसकी नजर दीवार पर बने एक शेल्फ पर गई तो उसके अंदर बॉटल्स में एसिड्स थे। विकी ये देखकर बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीजों को कैसे कनेक्ट करे। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? एसिड, गांजा, वो भी ऐसा खुला हुआ। मतलब ये कि इस गांजे को एसिड डाल के ट्राई करते हैं और फिर तैयार करते हैं। ऐसे सुखाते हैं ये माल को। विकी ने तुरंत उन एसिड बोतल्स की फोटो ली जिस पर ढेर सारी वार्निंग्स थी। ऐसी लिक्विड्स का इस्तेमाल सिर्फ लैब के लिए ही था, लेकिन ड्रग्स की डिमांड के चलते इंडिया के किसानों को ऐसे तरीकों को अपनाना पड़ा। विकी भी धीरे धीरे सब समझ रहा था। फोटो खींचते ही वो तुरंत नीचे आ गया और लिविंग रूम में चुपचाप बैठ गया। सामने ही टेबल पर मोहंती का पर्स पड़ा था जो नीचे गिरने वाला था। विकी ने तभी उसे उठाकर टेबल के बीच में रखने की सोची, लेकिन एक लाल कलर का कागज उससे बाहर निकल रहा था। विकी को लगा कि ये किसी चीज का बिल या कोई सीक्रेट कागज होगा, लेकिन जब उसे निकाला तो उसने देखा कि ये किसी देश का नोट है। और जब विकी ने उस नोट को गूगल पर डाला तो वहां चाइना देश का नाम आया। करेंसी का नाम पढ़ा तो वो युआन था। विकी को पिछले इतने घंटे में इतनी सारी चीजें दिख गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पीछे से मोहंती वापस आ गया और विकी ने उससे पहले ही उसका पर्स हड़बड़ाकर टेबल पर रख दिया। आपने कुछ खा लिया विकी भाई? ठंडा गरम कुछ? नहीं मोहंती भाई, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए घर पर, मैं चलता हूँ। विकी ने बिना सोचे समझे मोहंती से अलविदा लेने की सोची। रुको यार, घर तो घुमा दूं तुम्हें। विकी ये सोचकर रुक गया कि मोहंती को उसके तुरंत निकलने से शक ना हो और घर का टूर करते हुए वो उससे कुछ सवाल जवाब भी कर लेगा, जिससे शायद उसे इन सब की वजह पता चल जाए। वो दोनों घर घूमते हुए बातें कर रहे थे। ये देखो, बच्चों के कमरे, अभी स्कूल गए। घूमते हुए विकी का ध्यान बिल्कुल भी घर की तरफ नहीं था। मोहंती भाई, ये गांजा कब से उगा रहे हो आप? ये कुछ 2-2.5 साल। तो उससे पहले खेती करते थे या कुछ और? उसके पहले तो इंतजार था। तो ये जमीन कहाँ से आई? किसी भले इंसान ने दे दी। और आपको मेरे अलावा भी कहीं से माल का पेमेंट आता है क्या? ये जानकर क्या करोगे विकी? आपको माल की कमी हो तो बताओ, हम कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे जमीन गिफ्ट में दे देना, वो भी गांजा उगाने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आया। ये सब जमीनें बड़े जमींदारों की है जो अब यहाँ है ही नहीं। ना वो है ना उनका परिवार। तो हमने इस पर खेती शुरू कर दी। अब देखिए, सही गलत तो एक नजरिया है। गांव की हालत ऐसी थी कि किसी के पास कुछ नहीं था और आज सबके पास सब कुछ है। तो सबसे पहले आपके पास ये गांजे की खेती के लिए कौन आया था? वही आपके संजीव भाई। और तब वो आपको इतने ही पैसे देते थे? तब तो हमें कुछ नहीं मिलता था, ये चाइना के नोट दिए जाते थे। देखिए। ये बोलकर मोहंती ने अपने पर्स से वो नोट दिखाया जो ऑलरेडी विकी देख चुका था। अब उसके दिमाग में भी चीजें कनेक्ट होने लगी थी। धीरे धीरे समझ आ गया था कि आखिर ये मसला क्या है। ये इंडिया की खेती खुद इंडिया की डिमांड नहीं, बल्कि चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही डिमांड को फुलफिल करने के लिए थी। ये प्रोसेस समझ तो आ गया था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था इसका अंदाजा अभी भी नहीं था। इसके पीछे के मोटिव्स बड़े हो सकते थे, लेकिन विकी के लिए वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वो चाहता तो ये सारी खबर कदम को दे सकता था, लेकिन इससे उसका खुद का धंधा भी चौपट हो सकता था, और ऐसा विकी नहीं चाहता था। इतनी दौलत और ताकत के मजे लेते हुए उसे भी बस अब आगे बढ़ते जाना था। सारी खबर मिलने के बाद विकी थोड़ा सा सन्न रह गया था, लेकिन सामने सत्तू नहीं मोहंती था। कुछ भी शेयर करने के लिए विकी को अपने बेस्ट फ्रेंड सत्तू की जरूरत थी। अच्छा मोहंती भाई, मैं मुंबई निकलता हूँ धंधा देखने, लेकिन आप प्लीज माल भेज दीजिएगा, टाइम से भी और सही क्वांटिटी में भी। वो माल सुखाने वाले सोल्यूशन में थोड़ी कमी आ गई है, इसलिए रेडी माल नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ऐसी नौबत नहीं आ पाती। मोहंती के मुंह से ये सुनकर विकी को ये भी समझ आ गया था कि वो फिलहाल उस एसिड की बात कर रहा था जिससे माल को सुखाते हैं।
अभी फर्स्ट फ्लोर पर उसकी बॉटल और उस पर वार्निंग देखने के बाद विकी थोड़ा सा छटपटा गया था। उसे मन में बुरा लगने लगा था कि लोगों की आदतों का फायदा उठाकर वो कितना गंदा माल सप्लाई कर रहा है। अगर ये विकी 1 महीने पहले सोचता तो शायद वो ये धंधा हमेशा के लिए बंद कर देता, लेकिन दौलत, शोहरत और पावर का भूखा अब वो रुकना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि संजीव जैसा कोई और आदमी उसे आगे कभी सीढ़ियों से धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे। इसलिए आंखों में जुनून था, दिल भले ही टूटा हुआ था, लेकिन दिमाग उसे पूरी तरह से मोटिवेट कर रहा था। ठीक है, मेरी कोई मदद लगे तो जरूर बताइएगा। विकी को सब पता चल गया, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पाया कि संजीव का धंधा पूरा उसने ले लिया तो क्या वो अकेला ही बादशाह है या फिर उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल वो मुंबई से निकल गया और बलीगुड़ा से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए बस ले ली। दूसरी तरफ सत्तू सबको माल सप्लाई कर तो रहा था, लेकिन उसने किसी भी वेंडर से माल के डिस्बर्स होने का अपडेट नहीं लिया था। बात यह थी कि माल की सप्लाई ऑलरेडी कम थी और जिन वेंडर्स को सत्तू ये माल भेज रहा था वो सब इसे रोक कर बैठे थे। तभी सत्तू को विक्की का फोन आया। सत्तू, एक बात बताना भूल गया। सब वेंडर्स को फोन लगा और उन्हें अभी बता दे कि माल की कमी है अभी पीछे से, और साथ ही साथ उनसे अपडेट भी लेते रहना कि कितने नए कस्टमर्स पकड़े हैं। हाँ विक्की, ठीक है। सत्तू ने जैसे ही ये बोलकर फोन रखा, उसका हाथ माथे पर गया और उसने जोर से अपने सर पर हाथ मारा। हे भगवान, वापस सबको कॉल करना पड़ेगा अब। शुरू से सबको कॉल लगाना था और उसने बिना नाम वाली लिस्ट चेक किए ही सीधा पहले नंबर से शुरू किया, जिसमें पहला नाम अमित मिश्रा था। सत्तू ने उसका नंबर निकालकर कॉल लगाया। जैसे ही सत्तू फोन लगा रहा था, वैसे ही उसे कहीं पर अपने आसपास फोन बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। सत्तू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कॉल पर कोई जवाब न मिलने पर उसने फिर से कॉल लगाया, लेकिन फिर से फोन बजता हुआ सुनाई दिया। एकदम से किसी ने फोन उठा लिया और सत्तू ने राहत की सांस ली। हेलो। सत्तू ये हेलो बोल तो रहा था, लेकिन उसे खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है और इसलिए उसे अपनी आवाज रिपीट आ रही है। नेटवर्क में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उसके पीछे से आ रही धीमे कदमों की आहट झूठी नहीं थी। सत्तू ने पीछे मुड़कर देखा तो सलवार में एक किन्नर जैसी शक्ल का आदमी चलता हुआ आ रहा था और उसके पीछे जाधव था। और जब सत्तू ने सलवार पहने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसे सीधे संजीव की शक्ल याद आई। संजीव और करीब आता जा रहा था और सत्तू और डर रहा था। उसके पास कहीं भागने का मौका भी नहीं था, क्योंकि वो दीवार से सटके वेयरहाउस के एंड पर बैठा था। सत्तू की सांसें डर के मारे ऊपर नीचे हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सत्तू ने जब फोन लगाने का सोचा तो हड़बड़ाते हुए वो नंबर डायल करने लगा, लेकिन उससे पहले ही जाधव ने जाकर उसके मुंह पर जोर से लात मारी और फोन सत्तू के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सत्तू को लेकिन इस बात की फिक्र नहीं थी कि माल का क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लगभग सारा माल अपने वेंडर्स को भिजवा चुका था। संजीव धीरे धीरे अपनी डरावनी शक्ल के साथ सत्तू के पास पहुंचा और उसके पास जाकर नीचे जमीन पर बैठ गया। यूरे हलकट, अपने बाप को ही धोखा दे दिया, वो भी पहले बाप को। सत्तू डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था और तभी संजीव ने उसके बाल पकड़कर पीछे जोर से खींच लिया। ऐसा करते ही सत्तू की चीखें निकल गई। अमित को फोन लगा रहा था ना तू, मेरे अमित को? असल में संजीव इसी पल के इंतजार में था। कुछ ही देर पहले जब सत्तू ने अमित को फोन लगाया था तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई, और अभी जब सत्तू अमित से माल की बात करने के लिए कॉल कर रहा था तो उसे रियलाइज हुआ कि ये नंबर डायल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्क्रीन पर अमित का नाम लाल रंग से मार्क्ड था। ये सब सत्तू की लापरवाही की वजह से हुआ था। ये अमित संजीव का पुराना और खास दोस्त था, लेकिन इसका नाम अबैंडन मार्क्ड था, यानी कि विकी इसे कुछ भी सप्लाई नहीं करता था। लेकिन फिर भी सत्तू ने बिना ध्यान दिए उसे कॉल लगा दिया था। इतने में ही संजीव ने सत्तू को घसीटा और उसे वेयरहाउस से बाहर लेकर जाने लगा। सत्तू चिल्लाया, लेकिन जाधव और संजीव ने उसकी एक ना सुनी। मुझे छोड़ दो मुझे। विकी का जो इकलौता राइट हैंड था वो अब संजीव के साथ था।
और इधर विकी मुंबई के फ्लाइट में बैठ चुका था। बार बार पूजा के कॉल्स अभी उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन विकी ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। विकी की फ्लाइट मुंबई में लैंड कर चुकी थी और वो सीधा वेयर हाउस पर गया, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। विकी ने सत्तू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब भी सत्तू ने जवाब नहीं दिया। विकी की टेंशन सत्तू की गैर मौजूदगी में बढ़ती जा रही थी। उसने आसपास देखा तो पता चला कि सारा माल भी यहाँ नहीं था। उसने तभी अपने वेंडर्स को कॉल लगाना चालू किया। हेलो जयेश भाई, आपके पास माल पहुंचा? हाँ विकी सेठ, माल रेगुलर है और कड़क है। अरे आज की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अभी आया इधर। तो हाफ क्यों रहा है मेरी जान? ज्यादा फूंक लिया क्या? ये बोलकर जयेश हंसने लगा और विकी को कुछ समझ नहीं आया। उसने फोन रखा और वहीं जमीन पर बैठ गया। माल भी पहुंच गया, लेकिन फिर ये सत्तू कहाँ है? विकी शक भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माल सारा ठीक से पहुंचा था। इसीलिए उसने सत्तू को मैसेज डाल दिए ताकि वो जवाब दे दे। 2 घंटे बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ संजीव ने अपना अड्डा बदल लिया था और जाधव के साथ मिलके वो सत्तू को टॉर्चर कर रहा था। विकी के लोग बता, माल कहाँ जा रहा है और रूट बता। संजीव जानता था कि विक्की ने अलग लोगों को माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पकड़ा है, लेकिन सत्तू ने आज ही काम सीखा है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने तो बस आज ही काम सीखा है। सच में मुझे माफ कर दो। सत्तू लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन जाधव ने उसके हाथ में गरम तवा लगा दिया, जिससे सत्तू बुरी तरह जल गया। वाह जाधव, 3rd डिग्री टॉर्चर, क्या बात है। भाई इन दोनों ने मिलकर ना इतने दर्द दिए कि कुछ भी करूं इसके साथ तो अभी कमी है वो। बिल्कुल ठीक। ये बोलकर संजीव ने एक और चांटा सत्तू को लगाया, लेकिन सत्तू को अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि संजीव ने अपनी जगह क्यों बदली। और जगह तो बदली ही, लेकिन अपने हुलिये को किन्नर जैसा क्यों कर लिया। साथ में जाधव भी अब अपने मुंह पर मेकअप रखता था ताकि किसी को पहचान में ना आए। ये बता, विकी आ गया होगा क्या वापस? तुझे तो सिर्फ मार के समझा रहे हैं। हाँ, उसको तो बस मारेंगे और वो भी जान से। जल्दी बोल। सत्तू ये सुनकर घबरा गया और उसने अपना मुंह बंद रखा। जैसे ही 20 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, संजीव ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये बोलते हुए संजीव ने सत्तू के मुंह को नीचे से दबा दिया और सत्तू जोर से खांसी करने लगा। विक्की कहीं गया है। आता होगा। सॉरी, माफ कर दो। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन संजीव भाई, जब वो आएगा और सत्तू नहीं दिखेगा तो कैसे छटपटा जाएगा ना। उसे ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं फिर लेंगे ठीक से उसकी। संजीव ने भी जाधव की इस बात से सहमति जताई और सत्तू को वहीं कुर्सी से ही बंधा रहने दिया। और इतना ही नहीं, अपने इस सत्तू की चाहत की आग में कुछ तो गलत डिसीजन लेगा ना वो, बस वहीं पकड़ लेंगे उसे। संजीव चाहता था कि विक्की कोई गलती करे और वो उसे मौका देना चाहता था ताकि वो उसे और भी जलील करके मारे। ये कहानी अब बदले के भी बदले की बन चुकी थी। बीटा के उस आइलैंड से आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे संजीव की उम्र 20 साल कम हो गई है और उसमें वही फुर्ती आ गई है जब वो बॉर्डर पर इलीगल धंधे किया करता था। इधर विक्की इंतजार कर रहा था। उसके मन में बस इसी बात का सुकून था कि आखिरकार माल ठीक से पहुंच गया है। इंतजार करते करते विक्की की उस वेयर हाउस में ही आंख लग गई और उसकी आंख सीधे सुबह 5 बजे खुली। अभी भी सत्तू वापस नहीं आया था। ना ही विक्की के फोन में कोई मैसेज का रिप्लाई था और ना ही उसका कोई कॉल। विक्की ने फिर से सत्तू को कॉल लगाना शुरू किया और सुबह 5 बजे के इस सन्नाटे में उसे वेयर हाउस में ही वो फोन वाइब्रेट होता हुआ सुनाई दिया। विक्की ने हर जगह छान मारी और एकदम कोने में सत्तू के फोन को पड़ा हुआ पाया। विक्की को यकीन नहीं हुआ कि आखिर सत्तू अपना फोन यहां छोड़ के गया कहां। फिर विक्की ने सत्तू का फोन खोला और उसमें डायल्ड कॉन्टैक्ट्स देख के कॉन्टैक्ट्स में अमित मिश्रा का नंबर देखते ही विक्की समझ गया कि सत्तू से भारी गलती हो गई है। लिस्ट में जिस इंसान को फोन नहीं लगाना था, सत्तू ने ठीक वैसा ही किया
और बिलावल के साथ जाने की जल्दी में विकी ने उस नाम को बताया ही नहीं। विकी ने ये पूरी गलती खुद पर ले ली कि तभी वो हवा खाने के लिए इतनी सुबह बाहर निकला। अंडरग्राउंड वेयरहाउस से बाहर निकलते ही एक न्यूज़पेपर वहां पड़ा था और विकी ने उसे उठा लिया। अभी वो थोड़ा दिमाग शांत करना चाहता था ताकि सत्तू को वापस लाने का प्लान बना सके, और इसीलिए उसने खुद का दिमाग डाइवर्ट करने की सोची। लेकिन न्यूज़पेपर का पहला पेज देखते ही विकी के होश उड़ गए। उसने देखा कि फ्रंट पेज पर ही अंधेरी में एक सुसाइड की खबर छपी है। मुंबई समाचार के इस अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन सबसे ऊपर थी। इंदौर से एक्ट्रेस बनने आई पूजा जैन ने करी आत्महत्या, ड्रग एडिक्शन की थी शिकार। विकी ने जब आंखों के सामने इस हेडलाइन को देखा तो उसके हाथ से तभी अखबार छूट कर गिर गया। उसे अब समझ में आया कि पूजा बार बार फोन क्यों कर रही थी। विकी ने अखबार में पूजा के दोस्तों के स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें उसकी फ्लैटमेट्स ने बोला था कि पूजा को ड्रग्स चाहिए थे, लेकिन कहीं भी आसपास अवेलेबल ना होने की वजह से उसने अकेले में सुसाइड कर लिया। विकी को तभी शक हुआ कि उसके वेंडर्स शायद माल को आगे डिस्बर्स नहीं कर रहे हैं और इसके अपडेट के लिए उसे सत्तू से मिलना बहुत जरूरी था। पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था जैसे विकी की जिंदगी उल्टी ट्रैक पर जा रही थी और वो उसे किसी तरह सीधा करना चाहता था। साथ ही साथ पूजा की इस खबर का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। काश मैं फोन उठा लेता, काश मैं उसे समझा पाता। वो पहली लड़की थी जिसके साथ विकी ने एक रात बिताई थी। विकी के बदले की आग ने भले ही उसे उससे अलग कर दिया था, लेकिन पूजा हमेशा से ही स्पेशल थी। दूसरी तरफ कदम अपने बॉस यश के पीछे पीछे निकल गया था और सीधा कदम गायकवाड़ और फर्नांडिस की गाड़ी मड आइलैंड पहुंच गई थी, वही पार्टी प्लेस जहां बॉलीवुड सेलेब्स कुछ दिन से आ जा रहे थे। इंडिया की सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी और ड्रग्स जैसे सब्सटेंसेस बड़ी मुश्किल से ही सोर्स हो रहे थे, इसलिए सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उधर यश मांजरेकर के घर के बाहर पहुंच चुका था और इधर कदम मड आइलैंड के उस पार्टी प्लेस पर। अभी शाम ही हुई थी तो पुलिस की गाड़ी आती हुई छत से ही रतन सक्सेना को दिख गई और वो तुरंत अपने पूरे कपड़े पहनकर नीचे लिविंग रूम में आ गया था। उसे ऐसा ही लगा था कि इंस्पेक्टर यश कुछ जरूरी बात करने आए होंगे। हालांकि यश बिना फोन किए ऐसे कभी नहीं आता था, लेकिन रतन को लगा कि जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी से कदम और उसके साथ 2 ASIs उतरे, रतन थोड़ा सा घबरा गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि एक एक्स इंस्पेक्टर कदम है। अरे कदम सर, आप आइए आइए, क्या बात है आज सीधा मड आइलैंड पर? रतन ऐसे बात कर रहा था जैसे कदम का बरसों से दोस्त हो। कदम भी सब समझ रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह से अभी कुछ भी बाहर नहीं आने दिया। अंदर चलिए सक्सेना साहब, क्योंकि बाहर तो थोड़ी देर में आना ही है। रतन और कदम जाकर लिविंग रूम में बैठ गए। क्या बात है रतन जी, सब सूखा सूखा है, पार्टी नहीं चल रही? रतन भी अभी कदम के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितनी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ जा सकती है और कितनी इंफॉर्मेशन देना सही रहेगा। अरे वो बस शाम तक लोग आते ही होंगे। अरे ये तो खराब बात हो गई। क्यों कदम सर, खराब कैसे? खराब इसलिए क्योंकि आप तो शाम को ग्रीट करने के लिए होंगे ही नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये कहकर कदम अपनी कुर्सी से उठा और सीधे जाकर रतन की गर्दन पकड़ ली। वो इसलिए क्योंकि आप तो हमारे साथ चल रहे हैं ना। आपके साथ? कहाँ पर? हेडक्वार्टर्स रतन जी, और कहाँ? रतन ये सुनते ही थोड़ा दूर हो गया और उसने कदम को धक्का दे दिया। आप निकल जाइए यहाँ से, अभी के अभी। वैसे भी आप एक पुलिस वाले नहीं हैं, मैं जानता हूँ। आपकी कोई हैसियत नहीं है मुझे यहाँ से ले जाने की। बताओ यार, कमाल की बात। इनको ये अपडेट तो मिल गया कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन शायद ये नहीं दिया गया कि मैं वापस आ चुका हूँ। घबराइए मत सक्सेना जी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं जाएंगे तो शायद हो जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इंस्पेक्टर यश से बात करने दो। रतन के ये बोलते ही पीछे से गायकवाड़ ने उसका फोन छीन लिया। देखो सेलिब्रिटी साहब, ठोस सबूत हैं आपकी और यश की कन्वर्सेशंस के, समझे? उन्हें कहीं भी दिखा दूंगा तो आप खुद नंगे पांव आएंगे चलते हुए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतने रेप्यूटेड एक्टर के साथ ऐसा। वो क्या है ना, आप बुढ़े भी हो गए हैं, नहीं? इसीलिए कार से चल लीजिए, सेहत भी बेहतर रहेगी और तबीयत भी, नहीं तो सब कुछ बिगड़ने के चांसेस हैं। रतन का गला सूख चुका था। वो जानता था
कि ये कुछ बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन चलकर मुझे करना क्या होगा? मेरी क्या गलती है? आखिर लेकर क्यों जा रहे हैं मुझे? मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। हमने तो इल्जाम भी नहीं लगा, बस साथ चलिए, साथ दीजिए, और क्या पता फिर रात की पार्टी आप अटेंड कर भी पाए। क्यों गायकवाड़? गायकवाड़ वहां खड़ा होकर हंसने लगा और रतन को देखने लगा। लेकिन मुझे तो कुछ बताइए कदम सर, अरेस्ट वारंट या कुछ भी। रतन के ये सवाल करते ही फर्नांडिस ने वो सारे सबूत रतन को दिखा दिए और उसे घूरने लगा। बताइए, ऐसी बातचीत के बावजूद भी आपको वारंट चाहिए? रुकिए, मैं कपड़े डालकर आता हूँ। ये बोलते ही रतन सीधा अपने फॉर्मल कपड़े पहनने जाने लगा। अच्छा, कुछ तो बता दीजिए कदम सर, यश और मेरे खिलाफ आखिर क्या प्लान कर रहे हैं आप? आपके नहीं, सिर्फ यश के। बाकी बातें आपको कार में बता देंगे। वो क्या है ना, मर्ड से कोलाबा का रास्ता बहुत ही लंबा है और शाम के मुंबई का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, इसलिए आपके पास 10 मिनट हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो इसी बाथरोब में पेपराजीज आपका पिक्चर लेंगे। ये बोलकर कदम हंसने लगा और रतन चुपचाप चेंज करने के लिए ऊपर चला गया। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी फिलहाल टेलीविजन के सामने सिर्फ एक ही चीज देख रही थी, और वो थी न्यूज। जहां एक तरफ मुंबई का कोलाबा हेडक्वार्टर इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग के केस की जांच पड़ताल करने में बुरी तरह से फेल हुआ था, वहीं हर एक घंटे सुसाइड के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। विकी परेशान बैठा था और सत्तू का इंतजार कर रहा था। वो प्लान बना रहा था कि आखिर सत्तू को वापस कैसे लाया जाए। उधर संजीव माहेश्वरी चाहता था कि बस विकी कोई गलती कर दे, और एक तरफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर राकेश कदम की अलग कहानी चल रही थी, जहां उसने रतन सिंह सक्सेना को जीप में बिठा लिया था और मड आइलैंड से मुंबई हेडक्वार्टर्स के लिए रवाना हो गया था। इधर डीजीपी गुप्ता को गोइंका का मिलने के लिए फोन आया था, और वो भी सीधे एयरपोर्ट पर। ये सुनकर गुप्ता डर गया था, लेकिन गोइंका के कहने के बाद उसे जाना ही पड़ा। करीब शाम के 4 बजे गोइंका ने गुप्ता को बुलाया था, और एयरपोर्ट के वीआईपी गेट पर मिलते ही गोइंका ने गुप्ता को एक चांटा रसीद कर दिया मुंह पर। बेशरम गुप्ता, तेरे से एक काम नहीं हुआ। न तेरा कदम कुछ काम का था, और न ही तेरा पिछला इंस्पेक्टर कदम, और न ही तू खुद किसी काम का है। तेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन पहले मुझे मुंबई लेकर चल। हर 5 मिनट में एक सुसाइड की खबर आ रही है। जिसके पास भी ड्रग्स हैं, उसको ढूंढो और उससे बोलो कि लोगों तक पहुंचाए। ये खुद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, क्योंकि अगर इंडिया के उन मासूम एडिक्ट बच्चों तक ड्रग्स नहीं पहुंचते तो ये नंबर बढ़ता जाएगा और हम दोनों देखते रह जाएंगे, समझा? गुप्ता ने भी ये खबर सुनी तो थी, लेकिन ये सब इतना सीरियस होगा ये नहीं पता था। उधर विकी भी ऐसी सुसाइड्स की खबरों से परेशान था, क्योंकि मुंबई का सबसे मेन डिस्ट्रीब्यूटर वही था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर भी कोई था तो वो बीटा था। बाकी सब कठपुतलियां थी, और हर कोई जाने और अनजाने में उसी के इशारे पर नाच रहा था। फिलहाल विकी ने ये सब खबरें सुनकर अपने सबसे मेन वेंडर को फोन लगाया। हेलो, सलाम अजहर भाई, ये माल लोगों तक क्यों नहीं जा रहा है? अजहर भाई विकी के खास थे, इसलिए वो उससे झूठ नहीं बोलते थे। टोटल माल का 30% सिर्फ उन्हीं के पास जाता था। यूनियन बनाया है। यूनियन? कैसा यूनियन? ये सुनकर विकी बड़ा कंफ्यूज हो गया। विकी भाई, कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुम जैसे रिटेलर्स को 1% मार्जिन मिल रहा है। अगर सप्लाई रोक देंगे और अपने नीचे दबा लेंगे तो लोग और ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए माल आपके पास से तो निकल रहा है, लेकिन आगे नहीं जा रहा। और ये लोग मुझे भी माल आगे नहीं भेजने दे रहे, क्योंकि मैं भी तो रिटेलर ही हूँ। अजहर भाई, इन्हें समझाइए, बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड की खबरें आ रही हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? मैं अपनी जेब से मार्जिन देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए विकी भाई, लेकिन अब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बोलकर अजहर ने फोन काट दिया, और विकी ने अपने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। दूसरी तरफ रतन सिंह सक्सेना को राकेश कदम, गायकवाड़ और फर्नांडिस गाड़ी में सब कुछ साफ शब्दों में समझा रहे थे, ताकि वो गलती ना कर दे। और हाँ, घबराना मत। यस तुम्हें टेढ़ी नजरों से देखेगा, लेकिन तुम एक्टर हो, समझे? वही करना जो कहा है, नहीं तो
तुम्हें प्रूफ मालूम ही है। जैसा कहा है वैसा करोगे तो बच जाओगे, और अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो आधी इंडस्ट्री को तुम्हारे साथ अंदर कर दूंगा। तुम्हारे बेटे विपिन का भी एड्रेस मालूम है मुझे, समझे ना? ये सुनकर गायकवाड़ और फर्नांडिस दोनों हंसने लगे, क्योंकि पूरे देश में विपिन सक्सेना के चर्चे थे कि वो गे है। फिलहाल कदम की गाड़ी हेडक्वार्टर पहुंचने वाली थी और यश पहले ही वहां पहुंच चुका था। लेकिन जो सरप्राइज था वो थी विजय गोयनका की गाड़ी। विजय गोयनका की सरप्राइज विजिट भी कदम के हेडक्वार्टर पहुंचने के साथ ही हुई, और अंदर ऑफिस में घुसते ही ग्राउंड फ्लोर पर ही मांजरेकर भी वहीं बैठा था। यश तो इस फिराक में था कि वो अपना दूसरा बकरा पकड़ के थाने में ले आया है, जिससे थोड़ी वाहवाही और भी बटोरने को मिल जाएगी। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि पीछे से कदम एक पागल कुत्ते की तरह उसे काटने वाला था। आमने सामने गोयनका की गाड़ी और कदम की गाड़ी रुकी। दोनों एक साथ अपनी कार से उतरे और कदम गोयनका को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पिछली बार जॉब से उसे निकालने वाला वही था। लेकिन उसने खुद को वापस होश में लाया और तुरंत रतन को भी गाड़ी से उतार दिया। गोयनका उधर इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर रतन को देखकर हैरान हो गया, और डीजीपी गुप्ता भी कंफ्यूज्ड था कि आखिर कदम ये सब क्या कर रहा है। फिर कदम ने एक आवाज लगाई, स्टार्ट बोलते ही वहां रतन सिंह सक्सेना अपनी फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस के अंदर घुसा, जहां यश भी बैठा गुप्ता का ही वेट कर रहा था। पीछे से कदम, गोयनका, गुप्ता सब रतन को देख रहे थे कि आखिर वो करना क्या चाहता है। रतन अंदर घुसते ही सीधा यश के पास गया और उसके पैरों में गिर गया। यश सर, प्लीज माल दो ना थोड़ा। आज मड में पार्टी है और कोई आने को राजी नहीं है। सब ग्रुप पर पहले माल की क्वालिटी और उसकी फोटो मांग रहे हैं। ऐसे तो हमारी पार्टी स्ट्रिक टूट जाएगी। प्लीज माल दो ना। रतन फिलहाल यश के पैरों में था, और यश ने गोयनका को ऑफिस के गेट पर देख लिया था, जिस वजह से वो एक्टिंग कर रहा था कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और वो ये भी नहीं जानता था कि हो क्या रहा है। ऐसा तो रतन और उसका प्लान था ही नहीं। फिर रतन ये सब आखिर क्यों कर रहा था? यश ने अपने पैरों में पड़े हुए रतन को दूर किया और ऐसे मुंह बनाया जैसे वो उसे जानता ही नहीं। अबे ओए, है कौन तू? यहाँ क्या कर रहा है? इंडस्ट्री का बड़ा एक्टर अपने घर होगा, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या माल मांगने आया है? अंदर कर दूंगा अभी के अभी। हाँ, आप अंदर कर दो, लेकिन बस माल दे दो। और आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? दिन में ही तो कॉल किया आपने कि मांजरेकर को ले जा रहा हूँ, और मैं ही तो था जिसने श्रेयस और मांजरेकर को अपना ही नाम बदनाम करने के लिए मनाया है, सिर्फ आपकी खातिर। आप जो हमें माल दिलवाते हैं उसकी खातिर। रतन एक एक करके यश की सारी पोल पूरे ऑफिस के सामने खोल रहा था। पीछे खड़ा गोयनका भी ये सब सुन रहा था, और यश के माथे पर अब पसीना साफ झलकने लगा था। उधर खड़ा इंस्पेक्टर कदम इस पूरे नजारे के मजे ले रहा था, क्योंकि वो खुश था। उसका मकसद पूरा हो गया था। वो ये प्रूव करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था कि जिस इंस्पेक्टर को इतने होनहार मानकर उन्होंने कदम की कुर्सी उसे दी थी, उसी ने सेलिब्रिटी और पूरे बी टाउन को अभी भी ड्रग्स देना बंद नहीं किया है। कदम की नजर फिलहाल गुप्ता से मिली, और फिर गोयनका ने उससे नजरें मिलाई। आपका ईमानदार ऑफिसर जो बी टाउन के कुछ चुनिंदा लोगों को फेक अरेस्ट कर रहा है ताकि आपकी वाहवाही बटोर सके। अब तक इसने एक भी लीगल और एविडेंस के बेसिस पर अरेस्ट नहीं किया है, और हो सकता है कि यही पूरे ड्रग कार्टेल के रास्ते को डाइवर्ट करके अपनी मर्जी की जगहों पर सप्लाई कर रहा हो। और इसी वजह से आम जनता जो इतनी एडिक्ट हो चुकी है, उन्हें उनकी सुबह दोपहर शाम की डोज नहीं मिल रही है, और लाखों लोग सुसाइड की चपेट में आने को भी तैयार हैं। जैसे जैसे गोयनका ये बात सुन रहा था, उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश ऐसा कैसे कर सकता है। कदम की बात खत्म होने से पहले ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा और सीधा यश को जाकर पीछे टेबल पर धक्का दे दिया। गोयनका की उम्र 70 साल थी, लेकिन वो शरीर से बिल्कुल बेबस नहीं था। वो चाहता तो यश से 2-2 हाथ अखाड़े में भी कर लेता, लेकिन फिलहाल उसका गुस्सा और उसकी पोजीशन के आगे यश पूरी तरह हार गया। यश को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। रतन से उसकी दिन में ही बातचीत हुई थी, पर कौन है जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। यश के ये सोचते ही पीछे से कदम उसके सामने आया और चलकर धीरे से उसके पास आ गया। इतने में गोयनका यश को 4 थप्पड़ लगा चुका था। देश की सेवा करनी थी या बर्बादी? झूठ क्यों बोला यहाँ ज्वाइन करने से पहले? मैंने सोचा था कि तू सुधर गया है और चीजों को समझेगा, इस केस की सिवियरिटी समझकर करप्शन करेगा, लेकिन नहीं, तूने तो सारी हदें पार कर दी। यश कुछ नहीं छोड़ा,
बी टाउन के साथ रिश्तों से लेकर अपनी बेईमान हरकतों तक तू ऊपर से नीचे तक पुतला है, वो भी बुराई का। इस वर्दी को उतार अभी के अभी। गोइंका ने ये बोलते ही कदम का हाथ पकड़ा और उसे हुक्म दिया, इसे ऐसे जेल में डालो कदम कि कभी बाहर ना आ पाए, अंदर ही घुट के मर जाए, सुसाइड भी ना कर पाए। असल में गोइंका को ड्रग्स की सप्लाई रोक देने वाली बात ट्रिगर कर गई थी। असल में तो यश ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस बारे में सोचकर भी परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था जब यश इतना सब कर सकता है तो ड्रग्स के रूट को डाइवर्ट करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए गोइंका ने उसे इतनी कड़ी सजा सुनाई थी। दूसरी तरफ कदम ने बिल्कुल भी इस मौके का फायदा उठाने का चांस नहीं गंवाया। और गोइंका सर, हमारी टीम कब से गलत डायरेक्शन में काम कर रही। ये यश को पकड़ना तो बहुत आसान था क्योंकि इसका सर्कल इतना छोटा और दोगला है, लेकिन असल में जो ये सब ड्रग्स का धंधा कर रहा है उसका सर्कल छोटा नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इंसान है और बलीगुड़ा जैसे गांवों से यहाँ ड्रग लाता है। मैं कहता हूँ कि ईस्टर्न बेल्ट से मुंबई के हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कह दो जो रास्ते बीच से निकलकर मुंबई तक पहुंचते हैं उन पर रखवाली करनी शुरू कर दें। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन 3 नामों पर और भी डिटेल्स दो। गोइंका कदम की कुछ बातें तो समझ रहा था, लेकिन कुछ उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। क्या मतलब? कौन से 3 नाम? क्या ईस्टर्न बेल्ट? क्या बोल रहे हो ये सब? गुप्ता तभी गोइंका की तरफ मुड़ा और उसने उन्हें सब समझाया। गुप्ता, ये सब कदम इतना पहले कर चुका था और तुम मुझे अब बता रहे हो? ये क्या केयरलेस बिहेवियर है? आखिर इतनी बड़ी फाइंडिंग इस केस में मिल रही थी तो आखिर पहले इस पर बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर सभी को लगता था कि ये पूरा कार्टेल मुंबई बेस्ड है, लेकिन कदम की बातों पर अब मुझे भी विश्वास हो रहा है और मैं उसे सारी परमिशन ग्रांट कर दूंगा। बाकी की बात मुंबई दिल्ली जाते वक्त करनी चाहिए। रुक जाओ, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर गोइंका 2 कदम आगे बढ़ा और रतन को भी 2 चांटे जड़ दिए। रतन और गोइंका लगभग सेम ही उम्र के थे, लेकिन गोइंका अब किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो हर एक उस नाम को सजा देना चाहता था जिसका ड्रग्स के कंजम्पशन, सप्लाई या किसी भी चीज में हिस्सा था। ऑल द बेस्ट कदम, आई विश यू सक्सेस। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे सीधा कॉल लगाना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करें। बस ये केस किसी तरह भी खत्म कर दो, जल्द से जल्द, ठीक है? कदम ने इसके बाद गोइंका को जय हिंद बोला और गोइंका गुप्ता के साथ निकल गया। इधर कदम ने यश की वर्दी उतरवाकर उसे कैदी के कपड़े दे दिए ताकि वो वही कपड़े पहन सके जो वो डिजर्व करता है। ये करके कदम ने यश को एक चेहरे पर हंसी के साथ भायखला जेल में बंद कर दिया। इस वक्त इंडिया के हालात ऐसे थे कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव विंग से किसी भी चीज के लिए पूछने का टाइम नहीं था। हालात एकदम इमरजेंसी जैसे थे। किसी भी तरह गोइंका को अपने लोगों को बचाना था ताकि वो गलत कदम ना उठाएं। कदम ने इंडिया को इस सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी और फिलहाल वो चाहता था कि अनिल त्रिमोरे, गुलशन कुमार और कमल शशांक के पीछे जाए। डीजीपी गुप्ता ने भी कदम के सारे रास्ते खोल दिए थे और दूसरी तरफ यश जेल में खुद की किस्मत और रतन सिंह सक्सेना पर किए भरोसे को गालियां दे रहा था। उसके हिसाब से उसकी नौकरी बिल्कुल सही जा रही थी और उसने जल्द ही एक डीजीपी और डीजीपी से एक पॉलिटिशियन बनने के सपने देख लिए थे, क्योंकि हर कोई तो ऐसे ही करता है। इंडिया जैसे देश में ड्रग्स के कंजम्पशन को तब तक मापा नहीं जाता जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए। इतनी सारी सुसाइड्स और हॉस्पिटलाइजेशन की खबर को सुनकर ही विजय गोइंका सही कदम लेने पर मजबूर हुए, क्योंकि हम लोग आज से ही नहीं बल्कि सदियों पहले से एक रिएक्शनरी कंट्री नहीं है, यानी जो देश आपदा आने के बाद उसे ठीक करने की कोशिश करे। इसीलिए कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन प्रिकॉशन लेने के लिए पूरे देश को एक साथ मेहनत करनी पड़ी। हर दिन धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा, जो शायद थोड़ा ज्यादा आसान है लेकिन एफर्ट्स वाला काम है। जबकि चीजों के उलट पलट होने के बाद लिए जाने वाले कदम सबके पसीने भी छुड़वा सकते हैं, जैसे कि फिलहाल हो रहा था। किसी को अपने ड्रग्स का व्यापार बचाना था, किसी को अपने दोस्त को वापस लाना था, किसी को दुनिया को अच्छा काम कर दिखाना था, तो किसी को अपनी सरकार बचानी थी। लेकिन इन सब की वजह एक ही इंसान में छुपी बैठी थी, जो खुद आइलैंड पर बैठा था
लेकिन राकेश कदम का नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड अभी बाकी था। उसने ठीक वहीं से शुरुआत की जहां वो नौकरी से पहले चीजें छोड़कर गया था। फर्नांडिस, जल्दी से इन तीनों नामों की डिटेल्स निकलवाओ। फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर UIDAI, हर जगह बात करो। इनके फोटोज हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर भिजवाओ और स्कैन करवाओ कि आखिरी बार इन्हें कहां देखा गया था। तब तक मैं गायकवाड़ के साथ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा कर आता हूं और चीजें देखता हूं कि कैसी हैं। फर्नांडिस तभी काम पर लग गया क्योंकि वक्त बहुत कम था और करीब 1 घंटे बाद राकेश कदम भी वापस हेडक्वार्टर आ गया था और गायकवाड़ से बात कर रहा था। ऐसी हालत तो अंग्रेज लोगों ने अंदर रहते हुए भी नहीं की थी। क्या हाल हो गया है हॉस्पिटल्स का। कोविड से भी बुरी कंडीशन में है कंट्री। लोगों के विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए बेड्स नहीं बचे। देश के जवान लोगों को ड्रग्स ना मिलने की वजह से शरीर में अलग अलग रिएक्शंस हो रहे थे क्योंकि उन्हें इस जहर की हर रोज आदत थी और इसी बारे में फिलहाल कदम गायकवाड़ से बात कर रहा था। और तो और सर, बच्चे लोग ही नहीं बल्कि उनकी माँ बाप की उम्र के लोग भी अस्पताल के बेड पे लेटे हैं। बताओ कैसे चलेगा इस तरह। गायकवाड़ को ये बात खुद पता नहीं थी, लेकिन उसका मोबाइल फिलहाल उसके ऑफिस में था और उसकी बीवी के उसके पास फोन पर फोन आए जा रहे थे। हॉस्पिटल्स के राउंड पर होने की वजह से वो उठा नहीं पा रहा था। वो ऑफिस पहुंचा तो तुरंत अपनी बीवी के 8 कॉल्स देखकर उसे कॉल बैक किया। क्या हुआ गीता? राहुल, हेलो हेलो राहुल, अपने अनिरुद्ध को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो फटाफट हॉस्पिटल ले आई। मुझे लगता है इसे भी बाकी लोगों की तरह हो रहा है। गायकवाड़ बिल्कुल घबरा गया। उसका पूरा नाम राहुल गायकवाड़ था और उसका बेटा अनिरुद्ध गायकवाड़ जो उम्र में सिर्फ 16 साल का था और जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे। गायकवाड़ ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन जो हालत वो हॉस्पिटल्स में देख कर आया था उस हिसाब से उसे पता चल गया था कि असल बात आखिर क्या है। सुनो गीता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हॉस्पिटल ले आई हो ना? कौन सा हॉस्पिटल है? जे हॉस्पिटल, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये कहकर गीता ने फोन रखा और गायकवाड़ को अंदर से बहुत बुरा लगा। इतने वक्त से वो जिस कॉज के लिए काम कर रहा था उसके चक्कर में वो अपने ही बेटे को इन सब चीजों से नहीं बचा पाया। 16 साल के बच्चे में आखिर इतनी समझ नहीं होती कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाए। उसके लिए हर एक उल्टी चीज एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन एक पुलिस वाले की नौकरी को निभाते हुए गायकवाड़ ने उसे अपनी नजरों के सामने से खो दिया। फोन काटने के बाद वो परेशान हो गया और फर्नांडिस ने उसका चेहरा देख लिया था। क्या हुआ गायकवाड़, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? भाभी का फोन था ना? हाँ वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर मुंह करके देख और सामने से बोल, आंख में आंख डाल के, समझा ना? वो अनिरुद्ध मेरा बेटा अस्पताल में है, शायद उसे भी विड्रॉल। ये बोलते हुए गायकवाड़ की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये बताते हुए शर्म भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था, लेकिन फर्नांडिस उसके बिना बोले ही समझ गया था और उसने गायकवाड़ को गले लगा लिया। चुप हो जा गायकवाड़, औरत है क्या साले तू? मर्द बच्चा है तेरा, मर्द बच्चा है, अभी ठीक हो जाएगा। तू हॉस्पिटल जा क्या? अभी क्या? अभी यहाँ पे सब मैं देखता हूँ, जा। गायकवाड़ ने हाँ में गर्दन हिलाई और कदम के केबिन की तरफ जाने लगा। गायकवाड़ आगे बढ़ता कि इससे पहले ही फर्नांडिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ढक्कन, बाहर का गेट उस तरफ है। कदम सर को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगा। बल्कि अगर बोलने जाएगा तो तुझ पे गुस्सा करेंगे कि जल्दी क्यों नहीं गया। जा और अपडेट करते रहना, कुछ भी मदद चाहिए रहेगी तो बोलना, हम सब तेरे साथ ही हैं, तब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। गायकवाड़ को फर्नांडिस की बात से थोड़ा हौसला मिला और वो तुरंत निकल गया। इधर गायकवाड़ के जाते ही उन तीनों नाम की डिटेल्स फर्नांडिस की डेस्कटॉप पर आ गई। ये देखकर फर्नांडिस एकदम चौंक गया और कदम के केबिन की तरफ भागा। कदम सर, वो तीनों लोग तीनों के तीनों चाइना गए थे। कदम जो अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ चीजें पढ़ रहा था, वो एकदम से खड़ा हो गया और हैरान रह गया। चाइना? कब? चाइना में कहां और कितने दिन पहले? लास्ट 2 महीने पहले का है और उसके बाद वापस कोई एंट्री नहीं है। तीनों की सेम दिन पर बीजिंग की फ्लाइट थी, लेकिन वक्त अलग अलग था। तीनों किसी तरह भी जानते हैं क्या एक दूसरे को? ये तो कहना मुश्किल है सर, क्योंकि ये इंडिया के अलग अलग गांवों से है, लेकिन पक्का बीजिंग से इनका कोई नाता जरूर है सर। कदम को यह नाता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अब बीजिंग जाना चाहता था। वो जाकर इस चीज को कंफर्म करना चाहता था कि ये इंफॉर्मेशन आखिर कितनी सही है।
ये सब सोचते सोचते ही कदम ने तुरंत गुप्ता को फोन लगाया और सारी बात बता दी। लेकिन ऐसे क्रूशियल वक्त पर चाइना जाओगे कदम? क्या ही मिलेगा तुम्हें वहाँ? और हमारे रिलेशंस उस देश के साथ वैसे भी अच्छे नहीं हैं। तुम्हें एज गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बल्कि एक एज एन इंडियन मैन जाना होगा। बहुत मुसीबत हो सकती है अगर पता चला कि तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। आखिर गुप्ता को ये बात नहीं पता थी कि चाइनीज सरकार के लोग इंडिया में घुस के काम कर रहे थे और वो अपने ऑफिसर को एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने से भी डर रहा था। आखिर ऐसा ही होता है जब आपका देश चाइना के मुकाबले 6 गुना ज्यादा कमजोर हो, अब भले ही वो चाहे इकोनॉमी हो या अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सर, हमें इन तीनों का पता लगाना होगा। अगर मुझे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी जाना हुआ तो मैं जाऊंगा, क्योंकि हम बहुत करीब हैं। आखिर ये लोग चाइना से वापस क्यों नहीं आए? कुछ तो बात है इसमें, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है सर। आप किसी भी तरह से मुझे परमिशन ला दीजिए। ये बोलकर कदम ने बाकी का सारा दारोमदार गुप्ता पर छोड़ दिया। गुप्ता ने गोयंका को फोन लगाकर सारी बात बताई तो गोयंका सीधा भड़क गया। उस कदम को भी यश के साथ वाली जेल में डलवाऊंगा। क्या बके जा रहा है वो? पागल है क्या? चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये क्या कोई टूर प्रोजेक्ट है क्या? उसे बोलो इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बाहर के देश का नहीं। समझे गुप्ता? हाँ सर, लेकिन कदम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वहाँ जाने से कुछ न कुछ सॉलिड जरूर हाथ लगेगा। सॉलिड का तो पता नहीं, लेकिन सॉलिड पिटाई जरूर हाथ लगेगी। बॉलीवुड की फिल्म नहीं, जियो पॉलिटिक्स है गुप्ता। तुम्हें तो सब पता ही है। फिर तुम मुझसे ऐसा सवाल किस मुंह से कर सकते हो, बताओ? गुप्ता जानता था कि गोयंका का पहला रिएक्शन यही होगा।